प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के लिए जो उसके पाठ्यक्रम में है वर्णमात्री मानचित्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोरोप्लेथ। तो कोरोप्लेथ मानचित्र के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि यदि हमारे पास आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को हम किस प्रकार कोरोप्लेथ मैप मेथड का इस्तेमाल करके और उनको मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि इसके हिंदी शब्द से आप परिचित हो सकते हैं कि इसको कोरोप्लेथ को हिंदी में वर्णमात्री बोलते हैं। इनकी वर्ण इनकी रंग, मात्री यानी मात्रा के अनुसार, कि हम मात्रा के अनुसार और रंगों का और प्रयोग करें। जैसे यदि मैंने लाल रंग ले लिया तो यदि अधिक मात्रा को दिखा रहे हैं तो डार्क रेड और फिर फीका, उसके बाद और फीका, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कोई भी कलर लेकर के। अथवा हम इस प्रकार की शेडिंग लें जो पहले डार्कनेस को प्रदर्शित कर रही हैं और फिर धीरे धीरे उसको लाइटनेस करते जाएं। तो ऐसा प्रयास करते हुए मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़ों के बारे में बता रहा हूं। जैसे एक प्रश्न लिया है मैंने, और प्रश्न में लिखा हुआ है कि राजस्थान की जो जनगणना 2011 है, 21 के आंकड़े अभी 21 की जनगणना अभी हुई नहीं है, तो 2011 के आंकड़े हैं और वो राजस्थान की जनघनत्व के हैं, यानी कि डेंसिटी के हैं। और उसके आंकड़ों के आधार पर आपको एक वर्णमात्री कोरोप्लेथ मानचित्र की रचना करनी है। अब ये आंकड़े जो हैं राजस्थान के, वो आप देखेंगे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, इस प्रकार 33 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, उन सब के और जनघनत्व के आंकड़े हैं। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ 184, बीकानेर 78, चूरू 148, झुंझुनू 361, अलवर 438, भरतपुर 503, धौलपुर 398, करौली 264, सवाईमाधोपुर, इस प्रकार 3300 जिलों के और जनघनत्व यहाँ पर आपको इस कागज़ पर देखने को मिल रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आपको राजस्थान का मानचित्र लेना है, आउटलाइनर मानचित्र। और उस आउटलाइनर मानचित्र जिसमें कि प्रशासनिक जिलों की प्रशासनिक सीमाएं तय की हुई हैं या बनी हुई हैं, उनको आपको विभिन्न शेडिंग्स के माध्यम से और प्रदर्शित करके आंकड़ों को लेकर के संकेत के माध्यम से और ये बताना है, और ताकि उसका विभिन्न जिलों से आपस में पारस्परिक तुलना हो सके। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि हम इस मानचित्र को देखें। अब देखिए, मैंने पहले से इस मानचित्र पर लिख दिया है वर्णमात्री मानचित्र, जिसको अंग्रेजी में कोरोप्लेथ मैप बोलते हैं। अब इस विधि का हमें इस्तेमाल करना है इस पर। तो हम ये देखते हैं कि इस जो टेबल है हमारे पास, इस टेबल में हमारी सबसे जो छोटी यूनिट है या आंकड़ा है वो जैसलमेर, आप देख रहे हैं 17, इनकी जैसलमेर का जो आंकड़ा है हमारे पास, और जैसलमेर में 17 जनसंख्या घनत्व है, और सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका जयपुर 598 में है। यानी कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो न्यूनतम 17 हैं, लोएस्ट और हाईएस्ट आपके 598 में हैं। तो हम इस प्रकार 4-5 संकेत तय करें जिसमें ये सभी और आ जाएं। अब हमें ये देखना है, जैसे माना कि हम और 100 से कम कर लें, या 101 से 200 कर लें, 201 से 300 कर लें, 301 से 400 कर लें, और 401 से और 500 कर लें, और एक 501 प्लस कर लें। तो क्या हम इन 100 के अंतर से इन आंकड़ों को जो विभाजित कर रहे हैं, तो क्या उनमें सभी में यूनिट आ रही है? कहीं ऐसा तो ना हो कि ये जैसे हमने 101 से 200 का फिगर सेट कर लिया और इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा ही ना हो, तो हमें देखना पड़ेगा 100 से कम। इस 100 से कम में देख रहे हैं कि 17 है, 92 है, इसका मतलब आंकड़ा ये सही है। 101 से 200 के बीच में हम देख सकते हैं, तो 101 जैसे 184, 148 ये आंकड़ा है, इसका मतलब ये सही है। 201 से 300 के बीच में देख सकते हैं, तो 201 से 270 में 264, इसका मतलब ये भी सही है। 301 से 400 के बीच में देखें तो हमें देखते हैं 399, 398, ये 374, ये भी सही है। 401 से 500 के बीच में देखें तो 476 है आपका, ये देखें 476 है, तो इस प्रकार ये भी आंकड़ा सही है। 501 से अधिक देखें तो 598 है आपका। इसके अतिरिक्त आपका एक आंकड़ा और हो सकता है जो आपका जयपुर के अतिरिक्त भरतपुर 503, यानी कि ये इसका मतलब हम जो भी आंकड़े लें वो उनमें
कोई ना कोई फिगर मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने आंकड़ा ले लिया और उसमें संख्या ही हमारे पास, वो मद ही हमारे पास उपलब्ध ना हो। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान में रखना हो कि इनको आरोही अथवा अवरोही क्रम में सेट करें। या तो हम 500 प्लस ले लें, 500 प्लस फिर 401 से 500 इस रूप से भी ले सकते हैं, या फिर 100 से कम फिर 101 से 200। ये आरोही अथवा अवरोही क्रम में हमें ये सेट करना है, पहली बात। दूसरी, हमें ये देखना है कि इनमें जो अंतर है वो समान लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक बार तो हम 100 से कम ले लें, फिर 101 से 300 ले लें, फिर 300 से 500 ले लें। यानी ऐसा नहीं कहीं हम अंतर 100 का ले रहे हैं, कहीं 200 का ले रहे हैं, फिर उसके बाद 250 का ले रहे हैं। तो आंकड़ों में जो अंतर है, जो हम संकेत प्रदर्शित कर रहे हैं, उनमें अंतर समान होना चाहिए, यानी अंतर समान होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। इसके अतिरिक्त जो मुख्य उद्देश्य है इस मैप मेथड का, वो ये है कि जो आप शेडिंग करने जा रहे हैं, शेडिंग उनमें अवरोही अथवा आरोही क्रम में वो शेडिंग होनी चाहिए। यानी कि या तो लाइटनेस से डार्कनेस की तरफ होनी चाहिए अथवा डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ होनी चाहिए। कोई भी कलर का अथवा कोई भी छाया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ सामान्य जो मानक हैं इस विधि के, वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैंने जो आंकड़ा लिया है, इसमें अभी जो मैं आपको बता रहा था, इसे मानचित्र पर मुझे प्रदर्शित करना है। तो जैसे 501, अब मैं अभी आपको बता ही दिया कि 501 से प्लस मुझे करना है, फिर 401 से 500 के बीच में, फिर उसके बाद मुझे 301 से 400 के बीच में, फिर उसके बाद मुझे 201 से और 300 के मध्य में, फिर मुझे 101 से और 200 के मध्य में, और उसके पश्चात मुझे 101 से और कम। इस प्रकार मैं छः संकेत मैंने ले लिए। अब ये 6 संकेत लेने के पश्चात मुझे इनमें कोई शेडिंग सेट करनी पड़ेगी। अब इसमें शेडिंग, जैसे मैंने सबसे ऊपर मैंने लिखा है 501, यानी इस आंकड़ों में सर्वाधिक जो संकेत है वो 501 वाला है। तो इसको मैं डार्कनेस, सबसे अधिक डार्क वाली शेडिंग सेट कर लेता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा डार्कनेस मैंने काला ही कर दिया इसको पूरे को ही। तो अब इसको मैंने काला कर दिया। अब इसके पश्चात मैं दूसरी जो 401 से 500 वाली शेडिंग है उसको इस ढंग से ले लेता हूँ। पहले हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ, उसके बाद वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ, और वर्टिकल लाइन के बाद मैं और कर्णवत लाइन ले लेता हूँ, इन तिरछी लाइन ले लेता हूँ। इससे और इसकी तुलना में और कम गहरी हो जाएगी। इसके बाद 301 से 400 वाली है, पहले मैं हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ और उसके बाद वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। ये इसकी तुलना में, पूर्व की तुलना में ज़्यादा लाइट है। इसके बाद इसमें मैंने हॉरिजेंटल लाइन ले ली, ये इसकी तुलना में ज़्यादा लाइट है। फिर इसमें मैंने खंडित लाइन ले ली और वो खंडित लाइन भी हॉरिजेंटल है। इसके बाद जो सबसे कम है उसमें मैंने डॉट डॉट यानी बिंदु बिंदु रख दिए। ये कोई भी व्यक्ति जो मानचित्र कला के बारे में और कम जानकारी रखने वाला है, वो भी ये समझ सकता है। यदि हम इन को छुपा दें तो वो ये मान सकता है, यानी कि मैं यदि इन आंकड़ों को छुपा देता हूँ इस ढंग से कि ये क्या व्यक्त कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति ये समझ सकता है इन्हें शेडिंग के माध्यम से कि ये डॉट डॉट से लेकर के और खंडित लाइन, फिर संपूर्ण लाइन, फिर वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन, फिर वर्टिकल हॉरिजेंटल के अतिरिक्त एक तिरछी लाइन और है, और उसके बाद डार्क, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो डार्कनेस बढ़ती जा रही है, इसका मतलब जो आंकड़े हैं वो भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे होने चाहिए। ये शेडिंग्स ये इस बात को तय कर रही हैं। तो अब इन्हीं शेडिंग्स के आधार पर मैं इसे मानचित्र में उभरने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप देखें गंगानगर में 179 है। आप ये देखें 179 किस में होनी चाहिए, 101 से 200 वाली में होना चाहिए। तो आप डॉट डॉट वाली लाइन भरोगे इसमें, इस ढंग से ये आप इस ढंग की शेडिंग आप दोगे। ये आपने गंगानगर कंप्लीट कर। दूसरा आप हनुमानगढ़ 184 भी इसी में है आपका, 101 से 200 वाली में। ये मैंने हनुमानगढ़ भी कंप्लीट कर दिया इस प्रकार से। और फिर बीकानेर में आप 78 देख रहे हैं, 78 आपकी 101 से कम है, तो बीकानेर ये है। तो यहाँ पर आपको डॉट 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 लाइन ये शेडिंग भरनी है। इसके बाद आपका चौथा चूरू
148 यानी कि 101 से 200 के बीच में है। और आप चूरू भरें, ये आपका चूरू डिस्ट्रिक्ट है। इसके लिए आपको आवश्यक है कि मानचित्र के जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जो भी यूनिट्स हैं, चाहे वो स्टेट्स की अथवा डिस्ट्रिक्ट्स की, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। झुंझुनू 361, ये 301 से 400 के मध्य में है। 301 से 400 के मध्य में आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों प्रकार की लाइनें खींचनी है। झुंझुनू, ये आपका झुंझुनू है। यहाँ पर आपको ये हरियाणा बॉर्डर से टच करता हुआ, और ये आपको वर्टिकल लाइन खींच दिया आपने। इसके बाद आपका अलवर 438, ये 400 से आपका 500 के मध्य का है। 401 से 500 के अलवर डिस्ट्रिक्ट। और अलवर में आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल के अतिरिक्त और तिरछी लाइनें भी खींचनी हैं, जो अधिक सघनता को प्रदर्शित करती हैं इस प्रकार। और फिर आपको ये आपकी तिरछी लाइनें, कर्णवत लाइनें भी खींचनी हैं। अब आप देख रहे होंगे स्वयं कि झुंझुनू और अलवर में और अपनी स्पष्ट अंतर महसूस हो रहा है कि अलवर का जो डेंसिटी है वो तुलनात्मक रूप से झुंझुनू के अधिक है या अधिक होना चाहिए। यदि हमारे पास आंकड़े भी ना हो तो हम शेडिंग्स के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इसके बाद भरतपुर देख रहे हैं आप, और 503, ये सर्वाधिक जो शेडिंग वाला जो संकेत है उसमें देखेंगे आप 501 से प्लस है। तो आप इसको बिल्कुल डार्क कर दें, भरतपुर वाले यूनिट को, भरतपुर की प्रशासनिक यूनिट को। ये भरतपुर की प्रशासनिक यूनिट यानी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट मैंने बिल्कुल डार्क कर दिया शेडिंग के मुताबिक। ये बनाने की विधि है। इसके बाद आप धौलपुर देखें 398 में, जो आपकी 301 से 400 के मध्य की है। धौलपुर, इस प्रकार धौलपुर लिखेंगे, देखिए। इसके बाद आप करौली 264, या आप 201 से 300 के मध्य में है करौली, ये आपका करौली डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर से लगा हुआ। इसके बाद आप सवाई माधोपुर 297 में, ये भी आप 200 से 300 के मध्य का है, और ये सवाई माधोपुर है इसकी बिल्कुल बगल में ये। इसके बाद आप दौसा 476, ये आपका दौसा है जो 401 से और 500 के मध्य का है, यानी कि अलवर वाले ग्रुप का ही है। तो ये आप इस ढंग से करेंगे दौसा, और उसके बाद आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और उसके बाद फिर आप तिरछी लाइन खींचेंगे। एक भूगोलविद को मानचित्रकार के साथ साथ और भूगोल की जानकारी भी रखने वाला होना चाहिए। और उसके बाद आप जयपुर, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 598, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट, और इसको भी आपको भरतपुर की तरह और बिल्कुल ब्लैक शेडिंग देनी है इसमें, क्योंकि ये राजस्थान का सर्वाधिक घनत्व वाला ज़िला है। तो 2 ज़िले अभी हमारे सामने आ चुके हैं, भरतपुर और जयपुर, जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 501 से अधिक है। इस प्रकार आप इसमें कलर शेडिंग करेंगे। अब इसके बाद आप सीकर 346, जो 300 से 400 के बीच में है, सीकर ये झुंझुनू की तरह ही और डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है। और इसके बाद आप नागौर 187, 187 100 से 200 के बीच में है, और आप इसमें खंडित लाइनें प्रदर्शित करोगे नागौर में। ये नागौर में खंडित लाइन है। इसके बाद आप जोधपुर 161, ये भी इसी श्रेणी में है, जोधपुर। इसके बाद आपका जैसलमेर 17, जैसलमेर जो 100 से 101 से कम है, ये इसमें आप पॉइंट डॉट डॉट प्रदर्शित करोगे। ये जैसलमेर जो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। और उसके बाद बाड़मेर, ये 92, ये भी जैसलमेर की तरह ही और 101 से कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है। इसके बाद आप जालौर में 172, यानी 100 से 101 से 200 के मध्य का है खंडित लाइन, ये आपका जालौर डिस्ट्रिक्ट। ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि इस मानचित्र पर जालौर कहाँ है। इसके बाद आपका सिरोही 202, ये आपका 201 से 300 के बीच में है, यहाँ पर आपको और हॉरिजेंटल लाइन प्रदर्शित करनी है। इसके बाद आपका पाली 165, ये 101 से 200 के मध्य में है, ये खंडित लाइन वाला है।
खंडित लाइन है इसमें। इसके बाद आप अजमेर देखेंगे 305, ये 300 से 400 के मध्य में है, जिसमें आपका अजमेर, ये आपका अजमेर हो गया। इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन आपको भरनी है। इसके बाद आपका टोंक 198 जो 100 से और आपका 200 के मध्य का है, यानी कि खंडित लाइन है आपकी। ये टोंक जयपुर से दक्षिण में है। इसके बाद आपका बूंदी 193, ये भी 100 से 200 के मध्य का है, और आप बूंदी भरें। यहाँ पर आपने बूंदी भर दिया। इसके बाद आप भीलवाड़ा 230, ये 201 से 300 के मध्य का है, ये भीलवाड़ा, ये आपका भीलवाड़ा हो गया। इसके बाद आप राजसमंद 302 राजसमंद, ये उदयपुर से ऊपर है, 302 यानी 301 से 400 के मध्य में। इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन आपको भरनी है। इसके बाद आप डूंगरपुर 368, ये भी आपका 301 से 400 के मध्य का है, डूंगरपुर। इसके बाद आपका बांसवाड़ा 399, ये भी 301 से 400 के मध्य का है। इससे ना केवल आपको जिलों की जानकारी बल्कि पूरे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व मालूम हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ 193, और चित्तौड़गढ़ में 193 आप, इसमें पुराना मैप है इसलिए डाइवर्जन नहीं है इसका, थोड़ा सा यहाँ डाइवर्जन कर देता हूँ मैं, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में आपको 193 यानी कि 101 से 200 के बीच में डॉट डॉट लाइन भरनी है। चित्तौड़गढ़ का हिस्सा इधर भी है, और ये खंडित लाइनें भरनी है, खंडित और हॉरिजेंटल लाइन। उसके बाद आपका है कोटा 374, ये 300 से 400 के मध्य का है, कोटा। इस ढंग से कोटा में भर दिया मैंने। और इसके बाद आपका अगला 12 175, और 175 12 डिस्ट्रिक्ट ये है आपका, और ये खंडित लाइनें भरनी है। इसमें 101 से और 200 के मध्य का है ये। और इसके बाद झालावाड़ 227, यानी कि आपको 201 से 300 के, यानी कि आपको इसमें और हॉरिजेंटल एकदम स्ट्रेट लाइन भरनी है। और इसके बाद आपका उदयपुर 242, ये 201 से 300 के मध्य का है, इसमें भी आपको हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन भरनी है। और इसके बाद प्रतापगढ़ 211, और ये 201 से 300 के मध्य का है, यहाँ पर ये आपका प्रतापगढ़ है। इस प्रकार हमने देखा कि हमने 3300 जिलों को भर दिया है। अब हम स्वयं इस मानचित्र को देख करके, पढ़ करके, और बिना कुछ आंकड़ों संकेतों की तरफ ध्यान दिए लगा सकते हैं कि भरतपुर और जयपुर की जनसंख्या घनत्व राजस्थान में सर्वाधिक है। लेकिन हम अरावली के, और जैसे यदि मैं एक दूसरे कलर से देखता हूँ कि यदि मैं इसको अरावली के रूप में और संकेतित करता हूँ यहाँ पर, तो अरावली के पश्चिम में और जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। राजस्थान की जो जनसंख्या घनत्व की न्यूनतम जो आंकड़े हैं जिन जिलों में, वो आपका बाड़मेर, आपका जैसलमेर और आपका बीकानेर, तीनों जो बड़े बड़े ज़िले हैं राजस्थान की, वो अरावली के पश्चिम में हैं। और तीनों में ही जो जनसंख्या घनत्व है इस शेडिंग के मुताबिक न्यूनतम है। इस प्रकार हमने देखा कि इन में हम देख रहे हैं कि 501 से ऊपर वाले जो जनघनत्व वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो 2 हैं, 401 से 200 वाले भी 2 हैं, और 301 से 400 वाले आपके 8 हैं, और इसके बाद 201 से 300 वाले आपके 7 हैं, 101 से 200 वाले 11 हैं, और 101 से कम वाले आपके 3 हैं। आप देख सकते हो कि 1 2 3 101 से सर्वाधिक अब जो ग्रुप है वो 101 से और 200 मध्य वाला है, जिसमें 11 ज़िले राजस्थान के आते हैं, जिनमें आपके खंडित और हॉरिजेंटल लाइन हैं। आप ये देख रहे हैं ये इस प्रकार की। तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है, आप पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक है, जिसमें आपका भरतपुर और जयपुर के साथ साथ आपका यहाँ पर देख रहे हो अलवर और ये दौसा, ये जो
एरिया है वो पूरा ही सघन जनसंख्या घनत्व वाला है और बहुत अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के मानचित्रों में जो हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वितरण मानचित्र को प्रदर्शित करने का, और उससे हमारे लिए आंकड़ों को समझना सहज और सरल हो जाता है, साथ ही वो आंकड़े और हमारे मन मस्तिष्क में चिरस्थायी से हो जाते हैं। तो आज हमने इस वर्णमात्री मानचित्र विधि से और किसी भी मानचित्र में और आंकड़ों को शेडिंग के माध्यम से जो प्रदर्शन कर सकते हैं उसको करने का तरीका जाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।